डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना। मैं अपनी बात मेरी एक छोटी कविता है, फूल पर, फूलों से मैं शुरू करना चाहता हूँ। फूल की परिभाषा फूल की परिभाषा यही है कि उसकी खुशबू आदमी को लोहा होने से बचाती है। यानी उस वादी से हूँ जहाँ पर हमेशा फूलों की खुशबू रहती थी, अब भी है। हमने बहुत कोशिश की वो खुशबू मर न जाए, वो खुशबू कम न हो जाए, और उसी खुशबू को बरकरार रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए ये जो जम्मू कश्मीर प्रशासन का आज का कदम है, आज की पहल है कि ये संभाव से संभावना की ओर ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, वसंत की पूर्व संध्या से जो शुरू हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी सुधीजनों को, गुणीजनों को यहाँ पर अपने मन से शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, नाट्यकर्मी और मीडिया कर्मी। आपका परिचय जब मैं देख रही थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे मन को तुरंत छू गई, बरसों आकाशवाणी के साथ जुड़ाव, और वही आकाशवाणी जिसे हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कहते हैं और जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना न तब कर सकते थे न आज कर सकते हैं। पीएचडी विषय साठोत्तरी हिंदी और कश्मीरी कविता में आधुनिक संवेदना। किताबें, बहुत सुंदर किताबें। एक किताब कविता संग्रह 1980 में जो आया, उसका शीर्षक है चीख भी एक भाषा है। और अभी जब सर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं उस चीख को कश्मीर में छोड़ाया। इस बात ने मन में टीस को भर दिया। एक विस्थापित कवि जब एक किताब का शीर्षक रखता है, चीख भी एक भाषा है, और बात करते करते वो कहता है कि वो चीख जम्मू में और कश्मीर में छूट गई, तो सोचिए कि वो बात आपके जहन से शायद बरसों उतर ना पाए। आत्मदाह एक कविता संग्रह जिसे राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार से सम्मानित किया, और वितस्ता के नए चरण, 8वां दशक, कश्मीर विस्थापन चेतना पर केंद्रित हिंदी कविताओं पर गुजराती काव्य संग्रह, अनेक पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कश्मीरी भाषा में लेखन और अनुवाद कार्य, और इन्होंने भी कलहनकृत राजतरंगिणी के प्रमुख भागों का कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2019 का सौहार्द सम्मान, साहित्य लोक द्वारा पत्रकार श्री पुरस्कार से सम्मानित। ऐसे बहुत से पुरस्कार आपके हिस्से में भी गए। लेकिन आपके परिचय में एक बात जो टीस देती है वो ये है, विस्थापन के कारण वर्तमान में दिल्ली में निवास। ये बात आपके परिचय में लाल अक्षरों से तो नहीं लिखी, लेकिन पढ़ने वाला उसकी लालिमा को महसूस करता है, उसकी चुभन को महसूस करता है और उसकी कमी को भी महसूस करता है। फिर आपने जब ये कहा कि चीख भी एक भाषा है, जब वो कश्मीर में छूट गई, इसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। चीख पीछे छूटी, आत्मदाह भी कहीं पीछे छूटा, और आपके अंदर का लेखक दिल्ली में आकर बस गया। दिल्ली और कश्मीर, इन दोनों का पुल कैसा है? विस्थापन के बाद तो कश्मीर बहुत कम गया हूँ, केवल 1-2 बार ही। लेकिन कश्मीर छूटेगा कैसे? वो तो पूरे जीवन में है, मन मस्तिष्क में है। मूलतः तो कश्मीर से ही हूँ। अपनी ज़िंदगी के 30 वर्ष मैंने कश्मीर में बिताए, लेकिन रोज़ी रोटी के चक्कर में मैं फिर यूपीएससी से ऑल इंडिया रेडियो के लिए नियुक्त हुआ प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में। 1983 में यहाँ आया, और मूलतः तो मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, साइंस ग्रेजुएट हूँ। लेकिन पिताश्री जो हमारे बहुत बड़े कश्मीर के कवि, विचारक और ब्रॉडकास्टर थे, पंडित मोहन निराश, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपने तो विज्ञान में किया है, लेकिन घर में हिंदी का वातावरण है, आप हिंदी, जब तक नौकरी मिलती है तब तक हिंदी में भी आप
ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन कर ली। उन्होंने कहा नौकरी मिलेगी तो तब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने कहा जब तक नौकरी मिलेगी तब तक डॉक्टरेट करो, डॉक्टरेट। ऐसे साल ये निकलते गए, लेकिन उसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई तो आकाशवाणी में आ गया। लेकिन कविताएं तो मैंने हिंदी में ही प्रारंभ की है। चीख जो आपके मन की है, आपके भीतर की है, आपकी संवेदनाओं की है, आपकी छटपटाहट की। हम कहते हैं ना कि बस वो चीखता है, लेकिन चीखता नहीं, वो अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिस भाषा को आपको समझना होता है। तो कविताओं में मेरी कविताओं में जो चीख भी एक भाषा है, जो 1980 में दिल्ली से प्रकाशित संग्रह हुआ। दुर्भाग्य से जब विस्थापन हुआ 1990 में, चूँकि मैं दिल्ली में था और शेष परिवार जो मेरा कश्मीर में था, जब ये 1990 में घर छोड़कर यहाँ आ गए तो पूरा सामान उठाकर नहीं ले पाए, तो वो सब प्रतियाँ वही रह गई। मुश्किल से जो मैं अपने साथ एक दो प्रतियाँ लाया था, अब वो भी खराब हो चुकी है। अब मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि उनको फिर से पुनः एक संकलन में प्रकाशित करने का। तो आपने उस दौर की बात कर ली, लेकिन कश्मीर तो कश्मीर है, लेकिन उन कविताओं में भी उस समय चीख भी एक भाषा में कुछ पूर्वाभास की कविताएं हैं, जो आप को एक इल्हाम आता है कि जो एक क्रिएटर होता है, जो राइटर होता है, कभी कभी अपनी लेखन में कहते हैं ना कि जैसे इसकी कलम में इसके मुंह पर सरस्वती थी, एकदम आगे होने वाली बात कह देता है, पूर्वाभास आता है आपको। उनमें कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जो उस संग्रह में वो कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। उसके बाद दिल्ली आकर मेरा सफ़र आकाशवाणी में शुरू हुआ और साथ साथ में मेरा लेखन भी चलता रहा। वसंत पंचमी की पूर्व संध्या और आज विश्व रेडियो दिवस। आज के दिन पूरी दुनिया रेडियो के उत्सव को मनाती है। बहुत सी रिकॉर्डिंग्स आपने की और अविस्मरणीय बातें आपने की, तो कुछ हिस्से क्या आप हमसे बांट सकते हैं? बहुत सारी यादें जुड़ी हैं आकाशवाणी के साथ। जबकि 1983 में जब मैंने आकाशवाणी में दिल्ली में यहाँ पर प्रवेश किया, लेकिन उससे पूर्व भी कश्मीर में, श्रीनगर में, जो रेडियो कश्मीर श्रीनगर उन दिनों कहा जाता है, अब आकाशवाणी श्रीनगर हो चुका है, तो उसको पूरे भारत में रेडियो कश्मीर श्रीनगर को मॉडल स्टेशन के रूप में माना जाता था। इतने उत्तम कार्यक्रम वहाँ से प्रसारित होते थे, और जो हमारे उस समय के ब्रॉडकास्टर थे, एक से बढ़कर एक, ड्रामा के अलग, टॉक्स के अलग, हिंदी कार्यक्रमों के अलग, फीचर्स के अलग, इस तरह से अलग अलग वहाँ पर कार्यक्रम प्रसारित होते थे। तो वहाँ से चूँकि मेरे पिताश्री स्वयं रेडियो में थे, आकाशवाणी में थे, और कार्यक्रमों के प्रणेता थे वहाँ पर, उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, मसूदी साहब और गौरी शंकर रैना जी इसको साक्षी हैं, और जो हमारे कुछ कश्मीरी भाई उस समय को याद करेंगे, प्रागाश कार्यक्रम उन्होंने जो शुरू किया था। प्रागाश मतलब प्रकाश, यानी इनफॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम में उन्होंने ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किया था। गांव-गांव से लोग आते थे, उसमें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लाइन लगी रहती थी वहाँ पर, इस तरह से, और 12:40 दिन में वो 20 मिनट का कार्यक्रम होता था। तो इस तरह से ये जो रेडियो की यूटिलिटी है, आपने जो कहा, गांधी जी पहली बार और केवल पहली बार और केवल एक ही बार आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में आए थे, जब उन्होंने एड्रेस टू द नेशन किया था, और इसीलिए, और उनकी अपील पर जो प्रभाव पड़ा था, इसीलिए उस दिन को रेडियो में लोक प्रसारण सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी का जो मूल दायित्व है, जो मूल परिकल्पना है, वो है केवल लोक सेवा का, यानी आप जो कैटर करते हैं, जो आप प्रसारित करते हैं, वो लोक हित में होना चाहिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए है, उनको प्रकाश देने के लिए होता है। तो आकाशवाणी की अपनी बहुत ज़बरदस्त भूमिका रही है, अब भी है, लेकिन समय बदलने के साथ साथ
जो तौर तरीके हैं वो भी बदल जाते हैं, नए नए तरीके बन जाते हैं, लेकिन आकाशवाणी पर्टिकुलरली जो विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ, वो आकाशवाणी का मूल दायित्व ही यही है, एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के रूप में आज भी उसी लिए जीवित है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति को जीवित रहना है, स्वस्थ रहना है, सानंद रहना है, तो रेडियो से जुड़िए। टेलीविज़न आपका उतना हित नहीं करता है, क्योंकि उसका ये नहीं, नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टेलीविज़न के सामने बैठकर आपको समय देना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, और आप केवल देखने का काम करेंगे। रेडियो सुनते सुनते आप किचन में भी खाना भी बना सकते हैं, आप और कोई काम भी कर सकते हैं, आप अपना लेखन भी कर सकते हैं। इसलिए रेडियो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये मैंने रेडियो में सुना, और अपने दौर में खैर 35 वर्षों की सेवा में अलग अलग तरह के कार्यक्रम बनाए हैं, अलग अलग लोगों से मिलना जुलना हुआ है। और मैं चूँकि मुख्य रूप से साहित्यिक कार्यक्रम देखता था, हिंदी जगत के और उसके अतिरिक्त अलग अलग भाषाओं के जो साहित्यकार दिल्ली आते थे, उनके साथ इंटरव्यू, उनके साथ साक्षात्कार, उनके साथ परिचर्चाएँ, उनके साथ अन्य कार्यक्रम करना मेरा काम था उन दिनों। उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लाभ हुआ कि उनके जीवन के बारे में और उनके कार्यशैली और जो उनका साहित्य है उसके बारे में मुझे बहुत परिचय हुआ। और इसके अतिरिक्त मैं यहाँ बहुत जिक्र करना चाहूँगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जो दिल्ली आते थे पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, मैंने खुद वॉलंटियर अपने आप को आकाशवाणी की तरफ से किया कि जब वो आते थे पूर्व संध्या पर, जब उनको पुरस्कार मिलना होता था, मैं जहाँ पर वो अमूमन वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रुकते थे, मैं वहाँ जाकर अकेले रात के 12-12 बजे तक उनके हर एक कमरे में जाकर रिकॉर्डिंग करता था। और वो हर एक की 10-10, 15-15 रिकॉर्डिंग करके उन पर बेस्ड में फिर जिस दिन उनको अवार्ड मिलता था उस दिन रात को वो प्रोग्राम भी ब्रॉडकास्ट होता था। एक खजाना बना था जो हमारे आर्काइव्स में, हो सकता है अभी ऑल इंडिया रेडियो के आर्काइव्स में मौजूद होगा। इसके अतिरिक्त कार्यक्रमों की कोई संख्या नहीं है। मैं एक दिन सोच रहा था कि जो मैंने काम किया आकाशवाणी में, लगभग 4000 कार्यक्रम अपने जीवन काल में मैंने आकाशवाणी में बनाए होंगे जो प्रसारित हो चुके हैं। अब अपनी बात मैं समाप्त करना चाहूँगा केवल 2 मिनट में, क्योंकि आजकल मुझे लोग कह रहे भैया तुम आकाशवाणी छोड़ दिया, तुमने दूरदर्शन चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं तो दूरदर्शन जाता ही नहीं हूँ डॉक्टर साहब। तो कोरोना काल में मैंने थोड़ी सी ये पहल की कि जब हम एक दूसरे से कट गए थे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, हालचाल, इवन फ़ोन पर बात करने पे डर लगता था इन्फेक्शन ना हो जाए, क्या पता उसको कोरोना ना हो, तो इतना भय लगा हुआ था। मैंने ऑनलाइन अपने फेसबुक पेज पर ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए। मैंने तमाम जितने बड़े बड़े साहित्यकार हैं, नाटककर्मी हैं, चित्रकला में हैं, सबको जोड़ना शुरू कर दिया। और लगभग आज की डेट तक मेरे लगभग 350 कार्यक्रम 1.5 घंटे के फेसबुक पर मौजूद है, और जिनकी अवधि मैंने अभी कैलकुलेट कर रहा था 500 से ऊपर घंटे की है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी पूंजी है। निस्वार्थ भाव से, बिना कोई पैसे लिए दिए मैंने ये काम किया है। तो मेरा गीत है एक कश्मीर पर, जिसमें आध्यात्म भी है, सौंदर्य भी है कश्मीर का, और बहुत ही सकारात्मक गीत है। आज सकारात्मक बात ही करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत आशा है कि हम लौटेंगे, ज़रूर लौटेंगे कश्मीर, अपना घर समझकर लौटेंगे। ये गीत बहुत बड़े कवि, ये सिंगर गायक डॉक्टर अनिल शर्मा ने गाया है, यूट्यूब पर उपलब्ध है। लेकिन मैं आपको ये सुनाना चाहूँगा। मलमल सी ये बर्फ़ की चादर बुन कर कोई बुन गया, उसका ही ताना उसका ही बाना, जन्नत कोई रच गया आकर। फूल गुलाबों सी रंगत उसकी, केसर बागों सी संगत उसकी, महका हर जीवन उपवन में बनकर खुशबू बस गया आकर। रेशा रेशा उसकी बनावट, चार दिशा में उसकी आहट, बहता वो झर झर झरनों में अमृत धारा बन गया आकर। अब यहाँ लल योगिनी ललेश्वरी की बात आ रही है। कण कण में और अंतर मन में, कण कण में और अंतर मन में विद्यमान रहती लल योगिनी,
सराबोर मन का ये सरोवर, अष्ट कमल कोई खिल गया आकर। अंतिम है, हर मुख से विस्तार उसी का, शारदा पीठ है सार उसी का, साफ शफा हुआ मन का आंगन, ऋषि मुनियों में रम गया आकर। मल मल सी ये बर्फ की चादर, बुनकर कोई बुन गया आकर। मैं सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूँ आज के इस आयोजन की, विशेषकर जो यहाँ पर हम आज इकट्ठा हुए हैं। कई सालों बाद डॉक्टर मसूदी साहब हमें मिले, दिलबर साहब से मुलाकात हुई, महाजन साहब से बात हुई, मनहा साहब से बात हुई। और डॉक्टर रश्मि जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतना बड़ा आयोजन और इतने दिनों तक आप इसको कंटिन्यू करेगी, ये अपने आप में सही आपने कहा कि असंभव से ये संभव वाली बात है। वाकई वाकई बहुत अच्छा है। और ये उत्सव अब केवल 5 दिन का नहीं होना चाहिए, अब ये उत्सव जीवन भर के लिए होना चाहिए और हमें उसी आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मकता छोड़िए, नेगेटिविटी छोड़िए, अब पॉजिटिविटी की ओर आइए। दिलों की जो दूरियां हैं उनको मिटाइए और एक दूसरे के साथ मिलिए। देखिए हम नए जन्नत, नए फिजा जो कश्मीर का है उसको फिर पैदा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would request Miss Savinay to felicitate Dr. Upender Nath Raina ji.